रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। प्रिज्म ट्रांसपेरेंट होता है, जो भी चीज़ ट्रांसपेरेंट होगी उसके थ्रू रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। तो रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म में पहले तो एक डायग्राम बनाएंगे आप। तो ट्रायंगुलर फेस होता है। अगर मैं प्रिज्म की बात करूँ ना तो प्रिज्म देखने में तो देखिए इस तरीके का होता है। यहाँ सामने से ऐसे ट्रायंगुलर दिखाई देगा, पीछे से रेक्टेंगुलर होता है, मतलब थोड़ा लंबा खींचता है इस तरह से। ये तो ये एक प्रिज्म हो गया। प्रिज्म में ये होता है कि इधर एक रेक्टेंगुलर फेस होगा, इधर एक रेक्टेंगुलर फेस होगा, और नीचे जो ये बेस है ये भी एक रेक्टेंगुलर फेस होगा। लेकिन अगर फ्रंट वाले फेस की बात करूँ तो ये ट्रायंगल की शेप का होगा, बैक वाले फेस की बात करूँ तो ये ट्रायंगल की शेप का होगा। और ये जो ऊपर एंगल होता है ना, दिस एंगल इज कॉल्ड कैपिटल ए बोल देते हैं इसको, एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से होता है कि आप देखिएगा ग्लास का बना हुआ होता है ये। तो हमने क्या करा कि ये जो है ये वाला तो हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म इसको बोलते हैं। और जो इसका ट्रायंगुलर फेस है, जैसे ये जो फ्रंट वाला ट्रायंगुलर फेस है, ये ए बी और सी। तो यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो मैंने कहा कि इधर से एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई, ऐसे एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ऐसे आकर टकराई। तो आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा कि अगर ये चेंज ऑफ मीडियम ना होता, मतलब मैं एयर से ग्लास के अंदर एंटर कर रही है हमारी रे ऑफ लाइट, अगर ये चेंज ऑफ मीडियम ना होता तो यही रे ऑफ लाइट ऐसे जाती बिल्कुल सीधे, ऐसे बिल्कुल सीधे निकलती रे ऑफ लाइट। लेकिन क्या है कि चेंज ऑफ मीडियम हो रहा है, और हो क्या रहा है कि रेयरर से डेंसर में जा रहा है। तो रेयरर से डेंसर में द रे ऑफ लाइट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो रे ऑफ लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई। अब जो है ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई। इसके बाद इसको थोड़ा आगे तक खींच लीजिए नंबर। अच्छा, उसके बाद हम ये कहेंगे कि ये जो रे ऑफ लाइट है, ये जो रे ऑफ लाइट है, अब ये डेंसर से रेयरर में जा रही है। तो डेंसर से जब ये रेयरर में जा रही है तो अब मुझे क्या करना होगा कि फिर से इस पॉइंट पर जहाँ पर ये स्ट्राइक कर रही है, उस पॉइंट पर मुझे फिर से नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, और ये नॉर्मल भी और ये वाला नॉर्मल भी, ये दोनों मतलब इनको ऐसे एक्सटेंड करेंगे कि ये दोनों मीट कर जाए एक पॉइंट पर। ठीक है, इस नॉर्मल को भी एक्सटेंड कर दिया, इस नॉर्मल को भी एक्सटेंड कर दिया। अब ये रे ऑफ लाइट इस पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है, तो अगेन फिर वही कि ये ग्लास से निकलकर एयर में जा रही है, तो चेंज ऑफ मीडियम हो रहा है। अगर चेंज ऑफ मीडियम ना होता तो ये वाली रे ऑफ लाइट भी तो ऐसे ही जाती सीधी, ठीक है। लेकिन चेंज ऑफ मीडियम हो रहा है, तो डेंसर से रेयरर में जा रही है तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जब डेंसर से रेयरर में जाती है तो रे ऑफ लाइट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये ऐसे मूव कर जाएगी, ये हटा दो यहाँ से, ये नॉर्मल हो गया। यहाँ तक बता दीजिए, ये समझ में आ गया डायग्राम। उसके बाद आप देखिएगा, अब यहाँ पर हम ना इनकी नेमिंग करेंगे, इसकी जो ये रेज है। तो ये वाली रे, इसको मैंने बोल दिया यहाँ पर P, इस वाले पॉइंट को बोल दिया Q, इस वाले पॉइंट को बोल दिया R, और इसको बोल दिया S। तो P Q R S इस तरह से रे हो गई। P से लेकर Q तक वाली जो रे है इसको क्या बोला जाएगा, इंसिडेंट रे, क्योंकि ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर स्ट्राइक कर रही है, तो ये हो गई इंसिडेंट रे। उसके बाद हम ये कहेंगे कि ये वाली जो रे है, ये QR, इस QR वाली रे को हम बोल देंगे रिफ्रैक्टेड रे, और इसको बोल देंगे इमर्जेंट रे।
इसको बोल देंगे इमर्जेंट रे। मैं अंदर रिफ्रैक्टेड रे लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे अंदर कुछ एंगल्स आपको मार्क करके दिखाने हैं। अब देखिएगा इसमें ऐसा करते हैं हम कि ये जो फाइनली जो इमर्जेंट रे है, जो फाइनली रे ऑफ लाइट बाहर निकल रही है प्रिज्म से, अगर उसको मैंने ऐसे पीछे एक्सटेंड कर दिया तो ये जिस पॉइंट पर मिल रही है उस पॉइंट को बोल दीजिए पॉइंट M, और इनिशियली जो इंसिडेंट रे थी जिसको मैंने आगे एक्सटेंड कर रखा है, और फाइनल जो हमारी इमर्जेंट रे है इसको मैंने पीछे एक्सटेंड कर दिया, तो ये दोनों रेज ऑफ लाइट जहाँ मिलेगी यहाँ पर बनता है, इसको लिखिएगा जैसे S होता है ना, S जैसे ये S लिखा हुआ है, इस S को ऐसे बंद कर दो यहाँ पर, मतलब S बनाया ऐसे और इस S को ऐसे बंद कर दो, इसको डेल्टा बोलते हैं। देखिए ये होता है कैपिटल डेल्टा, ये होता है स्मॉल डेल्टा, ये कैपिटल डेल्टा होता है, ये स्मॉल डेल्टा होता है, ग्रीक अल्फाबेट्स हैं। तो अब इसको मैंने बोल दिया डेल्टा, डेल्टा इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा को बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक, अब देखिएगा ये जो हमारी इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पर बात कर लीजिए आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद जो ये वाला एंगल है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल कौन सी लाइन है, नॉर्मल तो ये है ना, रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ बनाएगी वो कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। फिर देखिएगा इमर्जेंट रे, ये जो इमर्जेंट रे है ये जो इसके साथ नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी इसको हम बोल देते हैं आई डैश, आई डैश इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस, इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं। अच्छा, जहाँ पर ये वाली नॉर्मल और ये वाली नॉर्मल जहाँ पर स्ट्राइक कर रही है उस वाले पॉइंट को आप बोल दीजिए एन, जहाँ पर दोनों मीटअप कर रहे हैं इसको एन बोल देते हैं। ठीक है, और इसी तरह से ये जो एंगल आई डैश है तो इस पॉइंट पर ये आई डैश कौन सा हो गया, अगर मान लीजिए मैं इस रे की बात करूँ तो इसके लिए बाहर निकलने वाली रे ऑफ लाइट यानी कि इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया आई डैश। इस वाली रे के लिए आप देखिए ना कि ये वाली रे ग्लास से एयर में जा रही है तो इंसिडेंट हो गई ना यहाँ पर, तो ये वाली रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, नॉर्मल क्या है ये वाली लाइन, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो क्या होगा, तो उसको मैंने आर डैश बोल दिया। ठीक है, तो इस पॉइंट पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको आर डैश बोल दिया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को आई डैश बोल दिया। यहाँ तक क्लियर, एंगल सारे क्लियर है, चले आगे। अच्छा जी, इसके बाद हम ये कहेंगे ये सारा हो गया हमारा, इसके बाद आप ये कहेंगे कि नोट कीजिएगा फ्रॉम द क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एन आर, लिखेंगे फ्रॉम द क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एन आर, ए क्यू एन और आर, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए क्यू एन आर, इसमें आप ये देखिएगा कि ये वाली जो लाइन है ना, ये जो मैं बना रखी है मैंने, ये जो डॉटेड लाइन दिखा रखी है जो अंत तक जा रही है, ये नॉर्मल है ना। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बना रही है तो ये पूरा एंगल भी तो 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ये पूरा का पूरा एंगल 90 डिग्री बनेगा, ये 90 ये 90, तो मैं इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये जो ए है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यहाँ आप लिखिए एंगल ए प्लस एंगल ए क्यू एन, एंगल ए क्यू एन प्लस एंगल क्यू एन आर प्लस एंगल क्यू एन आर, ये वाला एन वाला एंगल, एंगल क्यू एन आर, और प्लस एंगल एन आर ए, एन आर ए पूरा एंगल 90 डिग्री है, एंगल एन आर ए इज इक्वल टू लिखिए 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी ये होती है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ लिख दीजिए चाहे तो एंगल सम प्रॉपर्टी, वैसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे टीचर आपसे कि आप ये लिखो, एंगल सम प्रॉपर्टी ये हो गया। ये करने के बाद में एंगल ए एज इट इज, एंगल ए क्यू एन 90 डिग्री, एंगल क्यू एन आर एज इट इज, एंगल क्यू एन आर मेंशन करो, और एंगल एन आर ए अगेन 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इधर क्या बचा, एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर
इज इक्वल टू 90 प्लस 90 180, उधर जाकर 360 माइनस 180 होगा, तो ये 180 डिग्री हो गया। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर आप लिखें फ्रॉम द ट्राइंगल क्यू एन आर, अब ट्राइंगल क्यू एन आर की बात करते हैं। फ्रॉम द ट्राइंगल क्यू एन आर, तो क्यू एन आर कौन सा ट्राइंगल है, देखिए ये वाला क्यू एन आर। तो क्यू एन आर में एक तो आर है, एक आर डैश है और एक एंगल क्यू एन आर है। तो यहाँ पर एंगल सब प्रॉपर्टी लगाइए, तो यहाँ लिखिए एंगल आर, एंगल आर लिखने की बजाय बल्कि आर डैश ही लिख दो, बस बार बार एंगल का साइन क्या लगा ना, आर उसकी वैल्यू भी तो है एंगल की। तो आर प्लस आर डैश प्लस एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी हो गई, ठीक। और ये करने के बाद में इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए इसको, आर प्लस आर डैश को डालो ब्रैकेट में और ये लिखिएगा कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करिए। इक्वेशन 1 ये कहती है कि एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू 180 डिग्री है, और इक्वेशन 2 ये कहती है कि आर प्लस आर डैश प्लस क्यू एन आर इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो इसका मतलब ये जो एंगल ए है ये आर प्लस आर डैश के इक्वल हो गया, ये आर प्लस आर डैश के इक्वल हो गया। तो हम ये कहेंगे एंगल ए इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश, एंगल ए इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश। उसके बाद फ्रॉम ट्राइंगल एम क्यू आर लिखिएगा, फ्रॉम ट्राइंगल एम क्यू आर डेविएशन, फ्रॉम ट्राइंगल एम क्यू आर डेविएशन प्रोड्यूस्ड by the prism is, from triangle MQR deviation produced by the prism is, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ छोटे ट्रायंगल की MQR की, ठीक है। तो MQR में आप ये देखिएगा कि ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल तो 90 डिग्री है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री, और ये वाला जो एंगल है ये R है, ठीक है। तो ये R है, ये 90 डिग्री, ये R है। तो अगर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये पूरा वाला एंगल आ जाएगा, है ना। मुझे वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए एंगल A इज इक्वल टू R प्लस आर डैश हो गया। डायरेक्ट नाम लिख देना ना, नहीं रुको, डेविएशन की इक्वल होगा वो तो एक्सटीरियर एंगल सब तो सही। एक काम करते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल MQR डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म इज। तो आप ये देखिए, पहले ट्राइंगल MQR के नॉर्मली जो एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं वो लिखिए। हम ये कहते हैं MQR। अब इसमें ये वाली साइड है ना, M और Q वाली साइड, ये साइड जो है ये आगे एक्सटेंड हो रही है। तो यहाँ पर बाहर एक एंगल बन रहा है डेल्टा, तो एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल डेल्टा इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो ये तो इसके बराबर वाला एंगल हो गया, लेकिन जो इंटीरियर अपोजिट एंगल है वो होंगे MQR प्लस MRQ। तो लिखिए एंगल MQR प्लस एंगल MRQ, ये हो गई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। डेल्टा इज इक्वल टू एंगल MQR प्लस एंगल MRQ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब क्या करना है, अब देखिएगा भाई, मुझे एक बात बताइए कि इधर इतना एंगल तो मेरे पास R है। अब आप ये कहो कि जब ये वाला जो एंगल है I, ये कैसे बनेगा, ये वाली लाइन ऐसे एक्सटेंड हो रही है पूरी,
और ये वाली लाइन ऐसे एक्सटेंड हो रही है, तो ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल, ये कितना हो गया आई, वर्टिकली अपोजिट एंगल की तरह। अगर नहीं समझे तो दोबारा बता रहा हूँ, ये नॉर्मल है ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन आगे एक्सटेंड हो रही है, तो ये पूरा का पूरा एंगल आई के इक्वल हो जाएगा। तो जो ये एंगल बच रहा है ये कितना होगा, आई में से आर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बस आई माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एंगल एम क्यू आर की जगह लिख रहा हूँ आई माइनस आर, एंगल एम क्यू आर की जगह हमने लिख दिया आई माइनस आर। उसके बाद सेम कहानी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये वाली लाइन पीछे एक्सटेंड कर दी जा रही है और ये नॉर्मल है। अगर इसको एक्सटेंड करें और इस नॉर्मल को देखें तो ये जो पूरा एंगल है ये किसके इक्वल है, आई डैश के इक्वल। तो ये जो इतना सा एंगल बचेगा ये क्या होगा, आई डैश में से आर डैश सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आई डैश माइनस आर डैश, तो प्लस का आई डैश माइनस आर डैश। यहाँ तक समझ में आ गया भाई? ऑनलाइन वाले भी बता दें, आप लोगों को सबको क्लियर है ना? ऑनलाइन वाले बता दें भाई, अवंतिका, अभिनव। यस सर, क्लियर। क्लियर है? ठीक है, आगे चलता हूँ फिर मैं। अब ये जो डेल्टा है, डेल्टा इज इक्वल टू आई, एक्सपेंड करो इसको, आई प्लस आई डैश माइनस आर डैश। तो डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश, माइनस कॉमन ले लो इन दोनों में से। क्यों ले रहा हूँ समझ गए होगे, आर प्लस आर डैश की वैल्यू सीधा यहाँ पर ए डालूंगा। ठीक है, तो डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस एंगल ए, माइनस एंगल ए। तो डेल्टा प्लस एंगल ए इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश। ये रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म का बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मैं ये मिटा रहा हूँ इस तरफ, इस डेल्टा को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ लिखेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, तो ये चीज प्रूव करने के लिए पूछी जाती है रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म में। उसके बाद आप नेक्स्ट लिखेंगे कि नोट करके लिखिएगा, इसी में लिखना है, नोट करके लिखिएगा। The minimum value of the angle of deviation the minimum value of the minimum value of the minimum value of the angle of deviation suffered by a ray, the minimum value of the angle of deviation suffered by a ray on passing through a prism is called passing through a prism is called
द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज कॉल्ड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, कॉमा करके लिख दीजिए डेल्टा और सब्सक्रिप्ट में लिख दीजिए एन, डेल्टा एन। The minimum value of the angle of deviation suffered by a ray or passing through a prism is called angle of minimum deviation। तो हम ये कहेंगे ये जो एंगल है, जो डेविएशन होता है, तो ये डेविएशन ज़्यादा भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो हम ये कहेंगे कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ डेविएशन सफर्ड बाय अ रे ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो जो जितनी कम से कम वैल्यू हो सकती है किसी भी एंगल ऑफ डेविएशन की, उसको हम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बोलते हैं। अब कंडीशन ये होती है कि जब भी मिनिमम डेविएशन होता है, सबसे कम जब डेविएशन होता है, तब ये वाली जो रिफ्रैक्टेड रे है ना, ये बेस ऑफ द प्रिज्म के पैरेलल हो जाती है। जब मिनिमम डेविएशन पर ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, यहाँ पर भी आपको ये रिफ्रैक्टेड रे लगभग इसके पैरेलल दिख रही होगी, ठीक है, लेकिन उसमें एग्जैक्टली पैरेलल हो जाती है। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे, इसी में रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में ही एक सब टॉपिक नोट करेंगे। एक ये रिलेशन तो है ही जो कल के एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ये लिखिएगा, रिलेशन बिटवीन refractive index, relation between refractive index and angle of minimum deviation ये कैसे निकाला जाएगा, ये देखिएगा। मतलब जो मेन डेरिवेशन था वो तो यही था इसका, अब उसमें थोड़े बहुत चेंजेस होने हैं। कैसे, नोट करिएगा, व्हेन अ प्रिज्म इज इन द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, व्हेन अ प्रिज्म is in the position of minimum when a prism is in the position of minimum deviation, a ray of light passes symmetrically through the prism, comma, a ray of light passes ray of light passes symmetrically, ब्रैकेट में लिखिएगा, पैरेलल टू द बेस, passes symmetrically, ब्रैकेट में लिखिए, पैरेलल टू द बेस थ्रू द प्रिज्म, through the prism, so that, हाँ जी, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिज्म के पैरेलल जा रही है, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिज्म के पैरेलल जा रही है, तो हमारा जो आई है वो आई डैश के इक्वल हो जाएगा, और आर जो है वो आर डैश के इक्वल हो जाएगा। जब ये प्रिज्म के पैरेलल है तो फिर एक तरह से आप ये देखिएगा ना कि जो ये वाला एंगल है और जो ये वाला एंगल है, ये एंगल भी बिल्कुल बराबर ही बनेंगे, ठीक। और जो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस कि भाई जितने पर वो स्ट्राइक कर रहा है फिर वो उतने पर ही बाहर निकलेगा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला और एंगल ऑफ इमरजेंस तो ये इक्वल हो जाएगा, और ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इधर वाला और इधर वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये दो कंडीशंस हैं जो आपको याद रखनी है कि जब भी कभी मिनिमम डेविएशन होगा तो रे ऑफ लाइट जो है वो एक तो बेस के पैरेलल हो जाएगी। अच्छा, इसको प्रूफ भी करा जा सकता है,
ठीक है, लेकिन 2 नंबर का सब पार्ट आता है रिफ्रैक्शन में, तो उसके प्रूविंग में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक, वो पूछा भी नहीं जाता है। वो आपसे कहें कि आपने यहाँ पर वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगाई और वो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री, वो नहीं पूछा जाएगा आपसे। वो आप सीधा लिखें आई इज इक्वल टू आई डैश और आर इज इक्वल टू आर डैश, ये मेंशन कर दिया। ये मेंशन करने के बाद में फिर आप ये लिखेंगे एज वी नो दैट हमने क्या देखा था कि एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डेविएशन, तो एंगल ऑफ प्रिज्म को ए बोल दिया था, तो ए एंगल ए ना बोलकर ए बोल दो, ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश, आई प्लस आई डैश, ये रिलेशन था ना। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए प्लस, अब एंगल ऑफ डेविएशन को अब आप क्या बोल देंगे, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन पर ही जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बेस के पैरेलल होती है, तो ए प्लस डेल्टा एम इज इक्वल टू आई और आई डैश दोनों इक्वल है, तो यहाँ आप लिख दीजिए आई प्लस आई, तो ए प्लस डेल्टा एम इज इक्वल टू 2i, ए प्लस डेल्टा एम इज इक्वल टू 2i, तो यहाँ से i की वैल्यू निकाल लो, ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, ये तो i की वैल्यू होगी। इक्वेशन 1 और 2 तो ले चुके थे ना इस डेरिवेशन में, इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 होनी चाहिए ना सर, क्योंकि हमने r प्लस r डैश इक्वल्स टू a था, वो हमने आपने लिखा ही नहीं। इक्वेशन 4 ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 4, ठीक। उसके बाद देखिएगा अगला है, अगला मैं ये देखूंगा कि ऑल्सो a इज इक्वल टू r प्लस आर डैश, ये मेंशन कर रहा हूँ, इधर से ही मिटा रहा हूँ। जो इससे पहले वाली डेरिवेशन में यही देखा था सबसे पहले, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को कंपेयर करके a की वैल्यू आई थी r प्लस आर डैश ना, तो लिखिएगा a इज इक्वल टू r प्लस आर डैश, ठीक है, और a इज इक्वल टू फिर क्या हो गया r प्लस आर, a इज इक्वल टू 2r, यहाँ से r की वैल्यू कितनी हो गई a/2, इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल दीजिए। मैं कर क्या रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकाल रहा हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो i और r निकाल के ही आपको समझ में आ गया होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकलेगा, साइन i अपॉन साइन r करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है। तो हमारे पास r की वैल्यू a/2 होगी, तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ Snell's law of refraction, refractive index mu is equal to sin i upon sin r, sin i upon sin r। अब i और r की जो वैल्यू आपने निकाली है वो निकाल लीजिए, बस इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, बस mu is equal to साइन आई की जगह ये वैल्यू डालो a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन r कितना है a/2, साइन a/2, तो ये हमारा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन दोनों में रिलेशन आ गया, ठीक है। इसके बाद एक और टॉपिक है, वो लिखेंगे आप डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल, ठीक। अब ये मिटा रहा हूं मैं, तो इसमें पूछा क्या जाएगा, ये डिराइव करने के लिए तो ये यहाँ तक करना है जो ये फॉर्मूला है, हाँ यहाँ तक करना है, बिल्कुल लास्ट तक करना है, बस हो गया भाई। हमको क्या पूछा जा रहा था, जो मैंने हेडिंग लिखी है कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम हो गया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो गया, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन डिराइव हमने कर दिया, ये चीज। अगला टॉपिक लिखेंगे डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल, ये प्रिज्म का ही तीसरा डेरिवेशन है, डेविएशन
produced by a prism of small angle. नींद आ रही है? हम्म? ये ड्रॉबैक है इस मौसम का, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, और ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स बेचारे बड़ा झेलते हैं इस चीज़ को। जब सोचते हैं कि सारा काम निपटा कर हम पढ़ने बैठेंगे तभी नींद आनी शुरू हो जाती है। अभी लगभग हफ्ता 10 दिन लग जाएंगे, जब प्रॉपरली सर्दी आ जाएंगी तब जाकर ज़रा सब ठीक हो पाएगा। चलिए नोट कीजिएगा, सपोज द लाइट इज इंसिडेंट एट अ स्मॉल एंगल आई ऑन द प्रिज्म। Suppose that the light is incident at a small angle I on the prism अब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा छोटा होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी छोटा होगा, ठीक है। और इसी तरीके से आगे के जो एंगल्स हैं आर डैश हो गया, आई डैश हो गया, वो सारे के सारे छोटे के छोटे होते चले जाएंगे, ठीक। तो सपोज दैट द लाइट इज इंसिडेंट एट अ स्मॉल एंगल आई ऑन द प्रिज्म, comma, then angles R dash and I dash, R, comma, R dash and I dash will also be small। तो ये सारे के सारे एंगल्स भी छोटे होते चले जाएंगे। चलिए फिर फॉर रिफ्रैक्शन एट फेस ए बी लिखिएगा, डायग्राम वही है, ए की डायग्राम है। अगर ये डेरिवेशन अलग से भी पूछी जाती है ना तो वही सेम डायग्राम बनाना है जो हमने रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म में बनाया था। तो रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म में हमने जो ये वाला फेस था इसको ऐसे ले लिया था ए बी सी। तो जब इसकी बात करेंगे फॉर रिफ्रैक्शन फेस ए बी की बात कर रहे हैं, फॉर रिफ्रैक्शन एट फेस ए बी वी है for refraction at face AB we have mu is equal to sin I upon sin R, mu is equal to sin I upon sin R इक्विवेलेंट टू I upon R लिख दूं, क्योंकि एंगल स्मॉल है। जब एंगल स्मॉल होते हैं तो sin I जो है वो I के इक्विवेलेंट होता है, ऐसे ही sin R जो है वो R के इक्विवेलेंट होता है। तो mu is equivalent to I upon R। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख देंगे mu is equal to I upon R, और यहाँ से ये कहा जा सकता है कि I is equal to mu R, I is equal to mu R। फिर कहते हैं फॉर रिफ्रैक्शन एट फेस AC, अगला ये वाला AC, तो यहाँ पर इंसिडेंट जो हमारा एंगल था वो R डैश था, और जो बाहर निकलने वाला यानी कि रिफ्रैक्शन वाला एंगल था वो क्या था, I डैश था, ठीक। तो अगला लिखेंगे फॉर रिफ्रैक्शन एट फेस AC or refraction at face AC we have mu is equal to
आई डैश अपॉन साइन आर डैश। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? मैंने साइन आई डैश अपॉन साइन आर डैश क्यों लिखा है? नहीं, तो साइन आर डैश अपॉन साइन आई डैश लिखना चाहिए था ना। तो बाहर आ जाए। हाँ वही तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने ऐसे स्ट्राइक करवाया, अभी ध्यान से समझ लेना इस चीज़ को सब बच्चे। तो ये डेविएट कर दी ऐसे भाई, नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ झुक गई, और फिर यहाँ पर हमने ऐसे इंसिडेंस ये हुआ तो ये इस तरह से चली गई। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ रहा है, लेकिन इस वाले सरफेस का एंगल ऑफ इंसिडेंस तो आर डैश है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो आई डैश है, ठीक है। तो मुझे तो साइन आर डैश अपॉन साइन आई डैश लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों लिया है? वो इस वजह से लिया है, इस म्यू की वजह से। म्यू क्या होता है? अगर मैं सिर्फ म्यू लिख रहा हूँ ना, अगर मैं सिर्फ म्यू लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि रे ऑफ लाइट जो है वो ए से आ रही है, वो ए से आ रही है और जी में जा रही है, ठीक है, ए म्यू जी। तो इसका मतलब अगर यहाँ से अगर मैं देखूँ तो वो जी म्यू ए है ना, जी म्यू ए है वो, और जब वो जी म्यू ए है मतलब ग्लास से आ रही है और एयर में जा रही है रे ऑफ लाइट, तो तब तो मैं लिखूंगा साइन आर डैश अपॉन साइन आई डैश, तब तो मुझे यही लिखना है। लेकिन मैं इसको कंपेयर करना चाह रहा हूँ दोनों इक्वेशन में, मैं म्यू को सेम लेना चाह रहा हूँ। म्यू का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अच्छा एयर का तो लिया ही नहीं जाता, क्योंकि एयर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ठीक है ना। तो जी म्यू ए को अगर मैं मतलब अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, अगर मैं इसको पलट कर ए म्यू जी कर दूँ, तो ए म्यू जी क्या हो जाएगा? साइन आई डैश अपॉन साइन आर डैश। इस वजह से, और इस ए म्यू जी को ही हम सिंपली म्यू बोल रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ साइन आई डैश अपॉन साइन आर डैश लिखा है। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर भी होल्ड कर रहा है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा आर डैश है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आई डैश है। लेकिन मैं क्योंकि मैं म्यू का मतलब ए म्यू जी लेकर चल रहा हूँ, इसलिए मैंने उसको रेसिप्रोकल करके लिखा है। क्लियर है? हाँ अच्छा, तो अब यहाँ पर भी वही कि आई डैश और आर डैश बहुत छोटे छोटे एंगल्स हैं, तो साइन आई डैश अपॉन साइन आर डैश विल बी इक्विवेलेंट टू आई डैश अपॉन आर डैश। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, क्लियर है? यस सर। अभिनव? यस सर। ओके, तो म्यू इज इक्वल टू आई डैश अपॉन आर डैश। यहाँ से आई डैश की वैल्यू क्या आ गई? म्यू आर डैश, म्यू आर डैश, आई की वैल्यू आ गई और आई डैश की वैल्यू आ गई। तो hence deviation produced by the prism is, नोट कीजिएगा, hence deviation produced by the prism is, डेविएशन क्या हो जाएगा? हम ये जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन, ये होता है। मुझे सिर्फ डेविएशन से मतलब है, तो डेल्टा कितना हो जाएगा? आई प्लस आई डैश माइनस ए। अब आई की और आई डैश की जो वैल्यू कैलकुलेट करी वो वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो। आई की वैल्यू कितनी है? म्यू आर, प्लस आई डैश की वैल्यू कितनी है? म्यू आर डैश, और माइनस ए, म्यू आर प्लस म्यू आर डैश माइनस ए। ये हो गया। यहाँ से क्या करिए कि म्यू कॉमन ले लो, म्यू कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा? आर प्लस आर डैश माइनस ए। एज वी नो दैट A is equal to R plus R dash, हमने सबसे पहले इक्वेशन में यही देखा था कि A जो है वो R plus R dash के इक्वल है। As we know that A is equal to R plus R dash, therefore delta is equal to mu A minus A, तो delta is equal to mu minus 1 into A। आपने A कॉमन ले लिया, तो जो डेविएशन है वो एक प्रिज्म जो है, प्रिज्म
जो है प्रिज्म आपका स्मॉल एंगल वाला जो प्रिज्म है, तो उसमें जो आपका डेविएशन है उसका सीधा सीधा ये फॉर्मूला है म्यू माइनस 1 इंटू ए, ये होगा। तो ये 3 इसमें डेरिवेशन थे, बस ये हैं। इसके अलावा इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स भी बेहद आसान है। अगर आप कहो तो मैं 1-2 न्यूमेरिकल्स ट्राई करवा देता हूँ। देखिएगा, एक क्वेश्चन है सीबीएसई सैम्पल पेपर में आया 2018 में। क्वेश्चन नोट कीजिएगा, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। ये मिटा रहा हूँ इधर से मैं। कैलकुलेट the refractive index of the material, refractive index of the material of an equilateral prism, of an equilateral prism, of an equilateral prism for which the angle of minimum deviation is 60 degree, for which the angle of minimum deviation is 60 degree। जब भी आपको बोले ना कि आपको एक इक्विलेटरल प्रिज्म दे रखा है, तो इक्विलेटरल प्रिज्म का मतलब क्या है कि उसका जो ट्रायंगुलर फेस है सारे एंगल 60 डिग्री होंगे। तो सारे एंगल 60 डिग्री होंगे तो टॉप वाला एंगल भी 60 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ प्रिज्म ए वो भी 60 डिग्री होगा। तो फॉर एन इक्विलेटरल प्रिज्म ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, वो बोल रहे हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन भी 60 डिग्री है। तो डेल्टा एम ये भी 60 डिग्री दे रखा है। वो बोल रहे हैं कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, ये आपको बताना है। तो जब मिनिमम डेविएशन वाला केस है, तो मिनिमम डेविएशन वाले केस में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं। क्या? म्यू था साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन आर। साइन आर क्या था? साइन ए बाई 2। ये रिलेशन था, अभी भी डिराइव करा, बस वैल्यू डालो, आंसर निकालो। म्यू इज इक्वल टू, और एंगल्स जो है वो आसान देंगे जो कि कैलकुलेट हो सके। तो साइन ए भी 60 डिग्री, डेल्टा एम भी 60 डिग्री अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2, यानी कि 60 डिग्री अपॉन 2। तो 60 प्लस 60 120, 120 अपॉन 2 कितना हो गया? 60। तो साइन 60 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री, रिजल्ट क्या आया बता दो? साइन 60 डिग्री इज √3/2, साइन 30 डिग्री इज 1/2, 2 से 2 कट गया, रिजल्ट इज √3। तो √3 ना लिखकर 1.73 लिख दो इसको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज 1.73। बताइए जी, क्लियर है? फिर ये लास्ट वाला फॉर्मूला कैसे यूज होगा? ये वाला फॉर्मूला जब भी कभी आपसे ये कहा जाए कि भाई आपको डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, जहाँ पर आपका एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत कम दे रखा है, तो जब एंगल ऑफ प्रिज्म आपको कम दे रखा है तो तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। एंगल ऑफ प्रिज्म की जो वैल्यू है वो यहाँ पर रख दो। अगर डेविएशन निकालना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे रखी होगी। मतलब ये जो 3 वैल्यूज हैं इनमें से कोई एक वैल्यू दे रखी होगी। ये तब होगा जब आपको बोल रखा होगा कि एंगल ऑफ डेविएशन बहुत कम है, या आपका जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो बहुत कम है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो आपका जब कम हो जाएगा तो ये वाला डेरिवेशन आपको, लास्ट वाला डेरिवेशन ये यूज़ करना होगा। ठीक है? उसके अलावा 2017 का भी है क्वेश्चन, दिल्ली में भी आया है, आउटसाइड दिल्ली में भी आया है वाला क्वेश्चन। नोट करिएगा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस।
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब पेपर ट्राई करेंगे ना, क्वेश्चंस जब ट्राई करेंगे तो उसमें आप ये देखेंगे, कोई भी अगर आप बुक लेंगे तो उस पर एक जगह तो लिखा होगा CBSE OD, OD तो है आउटसाइड दिल्ली, और एक जगह लिखा होगा CBSE D। तो ये CBSE दिल्ली है, तो वो जो CBSE D वाले क्वेश्चन है ना, उनको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। वो आपने देखा होगा ना, टीवी पर बड़े न्यूज़ आते हैं, मतलब ऐड आते हैं उसके, मतलब इसमें भी पॉलिटिक्स घुस गई है एक्चुअली, कि वो ऐड आते हैं ना कि दिल्ली सरकार, और दिल्ली सरकार में वो हमने सरकारी स्कूलों को इतना अच्छा करा दिया है कि प्राइवेट स्कूल भी बेकार हो गए हैं दिल्ली के, हमने ये कर दिया वो कर दिया। तो जो कोई भी आपको आपका सीनियर स्टूडेंट बता सकेगा कि पिछले 4-5 साल से दिल्ली का पेपर हर सब्जेक्ट का कंपेरेटिवली बहुत ईजी बनाया जा रहा है, चाहे ताकि वहाँ का रिजल्ट सुधरे, वहाँ का रिजल्ट अच्छा है। तो वहाँ के बच्चे नालायक हैं, कुल मिलाकर बता रहा हूँ मैं आपको, दिल्ली के बच्चे नालायक ही हैं, कोई बहुत गजब के नहीं हैं। तो आपको OD वाला जो पेपर है वही करना है, क्योंकि इसी में आपको स्टैंडर्ड के क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन करके आपको लगेगा अरे यार मेरी तो बहुत बढ़िया तैयारी है, यहाँ पता चलेगा कुछ और ही आ गया। तो ध्यान रखना आप OD में हो, आउटसाइड दिल्ली वाले ही क्वेश्चन आपको ट्राई करना। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये दिल्ली में भी आया 2017 में, और आउटसाइड दिल्ली भी आया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट when a ray of light incident on one face of an equilateral glass prism, on one face of an equilateral glass prism produces the emergent ray produces the emergent ray which just grazes along the adjacent face along the adjacent face. Which just grazes along the adjacent face. Full stop. Refractive index of the prism is √2. लिखिएगा refractive index refractive index of the prism is √2. तो ये दे रखा है। तो अब देखिएगा, इसका बस एक बार डायग्राम समझ लीजिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये वाला एंगल तो 60 डिग्री हो गया, इक्विलेटरल प्रिज्म बताया उन्होंने, तो ये वाला एंगल तो हमारे पास 60 डिग्री हो गया, पहली चीज। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, सॉरी इंसिडेंट रे है, इसको ऐसे यहाँ पर ड्रॉप करवाया तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर ये रिफ्रैक्टेड रे गई, फिर यहाँ पर आपने इस जगह पर नॉर्मल बना दिया, ठीक, नॉर्मल बना दिया। अब ये वाला जो एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको R1 बोल दो और इसको R2 बोल दो, R1 R2, या वही आप R और R डैश बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या है, उसके बाद इन्होंने बोला कि इमर्जेंट रे जस्ट ग्रेजेस अलोंग द एडजेसेंट फेस। तो ये जो फेस है, इस फेस के अलोंग ही ग्रेज करने लगती है, मतलब ऐसे जाती है। ये जो इमर्जेंट रे है, इमर्जेंट रे ऐसे जाएगी। तो इमर्जेंट रे जब ऐसे जाएगी तो बेटा ये वाला एंगल आप इसको R1 R2 बोलने की बजाय R और R डैश ही बोलो, वो टर्म सबको याद है, R और R डैश बोल दिया। ये वाला जो है, जो इमर्जेंट रे है नॉर्मल के साथ, फिर वो क्या एंगल बना रही है, 90 डिग्री, ठीक है। तो बस ये वाली जो लाइन थी लास्ट वाली कि विच जस्ट ग्रेजेस अलोंग द एडजेसेंट फेस, ये समझना था मुझे कि आई डैश की वैल्यू 90 डिग्री होगी।
आई की वैल्यू आर की, आर डैश की, और ये ए की वैल्यू 60 डिग्री दे रखी है। तो हम दोनों फेसेस के लिए देखेंगे, मैं ये कहूँगा म्यू इज इक्वल टू, इसको बोल दीजिए ए बी सी, यहाँ कहिए फॉर फेस ए सी, फॉर फेस ए सी म्यू इज इक्वल टू, याद करिएगा इसके लिए भी मैंने क्या करा था, वो आर डैश अपॉन आई डैश नहीं करा था, आई डैश अपॉन आर डैश ही करा था। तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई डैश अपॉन साइन आर डैश, ठीक है। अच्छा, और म्यू की वैल्यू हमें दे रखी है √2, साइन आई डैश कितना हो गया, आई डैश है 90 डिग्री अपॉन साइन आर डैश। तो भाई साइन आर डैश बताओ जरा कितना हुआ फिर, आर डैश को इधर ले आओ, साइन 90 डिग्री 1 अपॉन √2, तो यहाँ से आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, 45 डिग्री। इतना क्लियर है तो बताओ, मैं आगे चलूंगा फिर, समझ गए। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें भाई, इतना क्लियर है, आर डैश की वैल्यू 45 डिग्री, Yes, sir. ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फिर, इस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन में आ सकता है आगे पर। फिर आगे देखिएगा, उन्होंने तो हमसे ये पूछा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आई की वैल्यू पूछी है। तो आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आर प्लस आर डैश इज इक्वल टू ए, तो आर प्लस आर डैश निकाल लिया ना 45 डिग्री, और ए दे रखा है 60 डिग्री, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, आर की वैल्यू हो गई 15 डिग्री। ठीक, तो धीरे धीरे हम कहाँ तक जा रहे हैं, आई डैश की वैल्यू दे रखी थी, आर डैश निकाल लिया, फिर आर निकाल लिया, अब आई बचा है, आई भी निकाल लेंगे। अब फेस ए बी के लिए कर लो, फॉर फेस ए बी और फेस ए बी साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू, साइन आई अपॉन साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू म्यू कितना है √2, ठीक है। तो टेबल से निकलेंगे। हाँ, अब सुनिए, अब हमारे पास ये साइन 15 डिग्री, मुझे नहीं पता ये कैसे निकाला जाता है, तो मैं करूँगा भी इसको। हम क्या करेंगे, साइन आई इज इक्वल टू √2 साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री की वैल्यू, पर वो करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आई की वैल्यू निकालनी है ना, आई इज इक्वल टू लिख देना साइन इनवर्स √2 साइन 15 डिग्री, ठीक है। चाहे तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकाली जा सकती है, ठीक है, मत निकालना। इन्होंने भी यही आंसर दे रखा है, साइन इनवर्स √2 साइन 15 डिग्री, ठीक है। इतना कर लीजिए, प्रिज्म में और इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता है ना, प्रिज्म टोटली कंप्लीट है, कुछ नहीं बच रहा प्रिज्म में, ठीक। और जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, अगर कहोगे तो उसका मैं वीडियो भेज देता हूँ आपको, मेरा ही बड़ा है, ठीक है। चलिए जी, आज इतना ही करेंगे फिर, ओके।